वतन के आसमानों के मुकम्मिल हुक्मरां हैं हम, नजर है जिनकी बाह में यश पर वो पासबां हैं हम। वतन के जर्रे जर्रे से मोहब्बत हमको है दोस्त, है मंजिल जिनकी ठोकर में वो मीरे कारवां हैं हम। ये भारतीय वायुसेना के उन वीर सपूतों की दास्तां हैं जिन्होंने मातृभूमि पर आने वाले संकट के समय अपनी वीरता, साहस और अद्भुत शौर्य का शानदार परिचय देते हुए भारतीय वायुसेना का सर फख्र से हमेशा के लिए ऊंचा कर। On the 1965 Indo-Pak Air War is a befitting tribute to the valor and courage of those air warriors who fought valiantly to defend our country. Jai Hind. सन 1965 की इंडो पाक वार को कश्मीर की दूसरी लड़ाई के नाम से भी याद किया जाता है। आजादी के 2 महीने बाद ही पाकिस्तानी फौज की देखरेख में तैयार किए गए तकरीबन 10,000 छापामारों ने, जिनमें कबायलियों के अलावा भारी मात्रा में पाकिस्तानी फौज के सेवानिवृत्त कर्मी शामिल थे, कश्मीर पर हमला कर दिया। बारामूला और उरी पर कब्जा करने के बाद श्रीनगर पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ने लगे और बाद में पुंछ और लेह को हथियाने की कोशिश की। उस नाजुक घड़ी में भी इन्हें खदेड़ने और कश्मीर को बचाने का श्रेय भारतीय वायुसेना को जाता है। तकरीबन 1.5 साल की लड़ाई के बाद 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम लागू किया गया और लाइन ऑफ कंट्रोल कायम की गई, जिससे कश्मीर का 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में आ गया, जिसे वो आजाद कश्मीर कहने लगे। सन 1954 से ही पाकिस्तान ने कम्युनिस्ट मुल्कों के खिलाफ संतुलन और समानता रखने के बहाने अमेरिका से म्यूचुअल एड प्रोग्राम के तहत पैटर्न टैंक्स, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी, आधुनिक रडार्स, रात को लड़ने की क्षमता वाले सुपरसोनिक स्टार फाइटर, अपने समय के बेहतरीन लड़ाकू विमान F-86 सैबर्स, जो कि खतरनाक एयर टू एयर साइड वाइंडर मिसाइल दागने की क्षमता रखते थे, हासिल करने शुरू कर दिए थे। इनके मुकाबले में 1965 में भारतीय वायुसेना के पास हंटर्स, मिस्टेयर्स, नैट्स और कैनबरास के अलावा बहुत पुराने तूफानी और वैम्पायर जहाज थे, जिनमें से किसी के पास रात को लड़ने की क्षमता नहीं थी। पाकिस्तान को यह गलतफहमी होने लगी थी कि खैरात में मिले इन अति आधुनिक जहाजों और हथियारों से वो भारतीय फौज को रौंदकर कश्मीर को अपने कब्जे में ले सकते हैं। सन 1965 के शुरू में पाकिस्तान ने अपना वॉर प्लान बना लिया था, जिसका पहला कदम था गुजरात के रण ऑफ कच्छ में हैवी आर्मर के साथ बॉर्डर क्रॉस करके तकरीबन 3500 किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लेना। भारतीय सेना ने उन्हें पीछे धकेलना शुरू किया। लड़ाई के बादल छाने लगे, लेकिन ब्रिटेन और यूनाइटेड नेशंस की कोशिशों से दोनों मुल्कों ने यहां भी समझौता कर लिया। लड़ाई टल गई और लाइन ऑफ कंट्रोल कायम कर दी गई। पाकिस्तानी वॉर प्लान का दूसरा कदम था ऑपरेशन जिब्राल्टर। अगस्त 1965 में सैकड़ों आजाद कश्मीरियों को ट्रेनिंग देकर मुजाहिदों और रजाकारों का एक गिरोह, जिसमें बड़ी मात्रा में सिविल कपड़ों में पाकिस्तानी फौज के कर्मी भी शामिल थे, उन्हें हथियार वगैरह देकर कश्मीर में घुसपैठ करा दी गई। उद्देश्य था कश्मीर में विद्रोह और बदअमनी फैलाना, एयरपोर्ट और रेडियो स्टेशन पर कब्जा करना और कश्मीर को आजाद घोषित कर देना। भारतीय वायुसेना ने मी-4 हेलीकॉप्टर में मशीन गन फिट करके छापामारों के पीछे पड़ते हुए उन्हें खदेड़ दिया। ऑपरेशन जिब्राल्टर नाकामयाब हो गया, जिसकी वजह से पाकिस्तानी फौज और शासकों को पराजय और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इन सब से बौखलाकर 1 सितंबर 1965 के दिन पाकिस्तानी फौज ने अपने वॉर प्लान का तीसरा कदम उठाया, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, जिसके तहत 1 सितंबर को सुबह 4 बजे 2 इन्फेंट्री डिविजन्स, जिनके साथ हैवी लॉन्ग रेंज आर्टिलरी थी और तकरीबन 70 टैंक्स अगवानी कर रहे थे, छंब जौरियां सेक्टर में बॉर्डर क्रॉस करते हुए अचानक हमला कर दिया।
और भारी गोलाबारी करते हुए अखनूर ब्रिज की तरफ आगे बढ़ने लगे। उद्देश्य था कश्मीर को भारत से काट देना। हालात की नजाकत को देखते हुए सेना अध्यक्ष जनरल चौधरी ने वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल अर्जन सिंह से एयर सपोर्ट की मांग की। जनरल चौधरी, at that time the army commander, had gone to Srinagar and he came back and he came straight to Vayu Bhavan. He suggested that unless air action is taken, that they will come. They probably try to capture the bridge, Akhnur Bridge. I said, I can't use the Air Force at my own will, because once the Air Force takes part, the war expands. I said, therefore, I would ask you, let's go and see the defense minister. रक्षा मंत्री श्री वाई.बी. चौहान से आज्ञा मिलने के बाद 1 घंटे से भी कम समय में छंब जौरिया सेक्टर के निकटतम भारतीय एयरबेस पठानकोट से भारतीय वायुसेना के फाइटर बॉम्बर विमान उड़ान भरकर बढ़ती हुई पाकिस्तानी फौज पर गोलाबारी कर रहे थे। जब हमले का आदेश मिला, शाम ढल रही थी। उस समय वैम्पायर जहाज पूरी तरह से आर्म्ड और फ्यूल्ड तैयार थे, इसलिए उन्हें पहले भेजा गया। वैसे भी मिस्टियर्स के पायलट ज्यादा तजुर्बेकार होने की वजह से अंधेरा हो जाने की सूरत में ऑपरेशंस के लिए ज्यादा मुनासिब समझे गए। स्क्वाड्रन लीडर धार के नेतृत्व में जाने वाली वैम्पायर्स की पहली फॉर्मेशन के हमलों के दौरान एक वैम्पायर को एक फायर लगा और उन्हें इजेक्ट करना पड़ा। वैम्पायर्स की दूसरी फॉर्मेशन के पहुंचने से पहले ही पाकिस्तानी फ्लाइट लेफ्टिनेंट सरफराज रफीकी के नेतृत्व में 4 सेबर्स कॉम्बैट एयर पेट्रोल के लिए पहुंच गए और भारत के 2 वैम्पायर्स मार गिराए। ऐसी स्थिति में बचकर निकल जाने की बजाय फ्लाइट लेफ्टिनेंट सोंधी और फ्लाइंग ऑफिसर पाठक सेबर्स को इंगेज करने के लिए मुड़े। सोंधी ने रफीकी पर फायर किया, लेकिन वो असफल हो गए। उसी वक्त पीछे से आने वाले एक सेबर ने पाठक के वैम्पायर को मार गिराया। फ्यूल कम होने के कारण सोंधी को वापस लौटना पड़ा। इन सब की परवाह किए बगैर वैम्पायर्स की तीसरी फॉर्मेशन ने लड़ाई के मैदान में जाकर पाकिस्तानी टैंक्स और व्हीकल्स पर गोलाबारी शुरू कर दी। अंधेरा हो जाने के बावजूद नंबर 3 और नंबर 31 स्क्वाड्रन के मिस्टियर्स ने 16 अटैक सॉर्टीज की, जिनमें से 8 सॉर्टीज का नेतृत्व 31 स्क्वाड्रन के सीओ विंग कमांडर गुडमैन ने किया। मिस्टियर्स अति प्रभावशाली और मजबूत ग्राउंड अटैक जहाज था, जो कि भारी मात्रा में बम, रॉकेट और असलहा ले जा सकता था। अगली 8 सॉर्टीज में नंबर 3 स्क्वाड्रन के फ्लाइट लेफ्टिनेंट त्रिलोचन सिंह और दोरई स्वामी ने जमकर हमले किए। मैदाने जंग में दुश्मनों के टैंक्स और व्हीकल्स जलते हुए नजर आ रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि इस दौरान कोई भी सेबर इस बमबारी को रोकने के लिए वहां नहीं आया। तकरीबन 1.5 घंटे के अंदर पाकिस्तानी फौज के 13 टैंक्स, 2 भारी तोपें और लगभग 62 व्हीकल्स तबाह कर दिए गए थे और पाकिस्तानी फौज की गतिविधियां बिल्कुल धीमी पड़ गई थीं। विंग कमांडर गुडमैन के लफ्जों में, पाकिस्तानी फौज मिस्टियर्स को कभी नहीं भूल पाएगी। जब हमारे घर में आग लग जाती है तो हम फायर ब्रिगेड का इंतजार नहीं करते। जो भी पानी सामने आए, चाहे वो बाल्टी में हो चाहे जग में, हम आग पर फेंक देते हैं। मिस्टियर पायलट ज़्यादा अनुभवी थे। इस वक्त शाम का टाइम था, अंधेरा होने वाला था। ये समझा जाता था कि मिस्टियर पायलट सिचुएशन को अच्छी तरह हैंडल कर पाएंगे, इसलिए वैम्पायर पहले भेजे गए और उसके बाद मिस्टियर्स। नेट्स की 23 स्क्वाड्रन की डिटैचमेंट एक स्किलफुल और साहसी पायलट स्क्वाड्रन लीडर जॉनी ग्रीन के नेतृत्व में कुछ चुनिंदा पायलट्स के साथ पठानकोट लाई गई, ताकि ग्राउंड अटैक करने वाले जहाजों को टॉप कवर दे सकें और सैबर के पायलट्स को सबक सिखा सकें, जिन्होंने अपने से बहुत कमजोर और पुराने वैम्पायर जहाजों को गिराकर तारीफें बटोरी थीं। नेट्स के पायलट्स में इस कदर उत्साह और आत्मविश्वास था कि वो बेचैनी से सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। 3 सितंबर को एक दिलेर और साहसी प्लान के तहत सुबह 7 बजे 4 मिस्टियर्स जहाज उड़ान भरकर 1500 फुट की ऊंचाई पर अखनूर की ओर बढ़ने लगे। उनके नीचे तकरीबन 300 फुट की ऊंचाई पर स्क्वाड्रन लीडर जॉनी ग्रीन के नेतृत्व में 4 नेट्स उड़ रहे थे और उनके नीचे
100 फुट की ऊंचाई पर स्क्वाड्रन लीडर ट्रेवर कीलर के नेतृत्व में 4 नेट्स की दूसरी फॉर्मेशन जा रही थी। पाकिस्तानी रडार ने अपने सैबर्स और स्टार फाइटर्स को मिस्टियर्स की तरफ वेक्टर किया। ये एक चाल थी जिसमें सैबर्स फंस गए, क्योंकि अखनूर पहुंचने से 30 सेकंड पहले मिस्टियर्स ने नीचे डाइव किया और अपने बेस की तरफ वापस लौट आए, और हमारे नेट्स रॉकेट्स की तरह ऊपर तेजी से बढ़ते हुए 90 सेकंड में 30,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंचकर एडवांटेजियस पोजीशन से सैबर्स पर झपट पड़े। सैबर्स बौखलाहट में बचने की कोशिश करते हुए नेट्स के पीछे आने का प्रयास कर रहे थे। ट्रेवर कीलर ने दाहिनी तरफ से एक सैबर को ग्रीन के पीछे आते देखा और वार्निंग कॉल दी। ग्रीन ने फौरन डिफेंसिव ब्रेक लिया और कीलर फुर्ती से उस सैबर के पीछे आ गया और 450 गज पर आते हुए उस पर गोलियां दाग दी। फिर एक्सेलरेट करते हुए 200 गज नजदीक पहुंचकर गोलियों की एक और बौछार कर दी। सैबर में आग लग गई और वो क्षतिग्रस्त हो गया। इतने में फ्लाइट लेफ्टिनेंट पठानिया एक और सैबर के पीछे आते हुए क्लोज इन कर रहे थे, लेकिन एक स्टार फाइटर ने बीच में डाइव करते हुए उसे नाकाम कर दिया। सैबर्स को अपने बेहतर फ्लाइंग स्किल से बेबसी का एहसास दिलाकर फ्यूल कम होने की वजह से नेट्स वापस लौट आए। ट्रेवर कीलर सैबर को मारने वाले भारतीय वायुसेना के पहले पायलट बने, जिसके लिए उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। हमारे मिस्टियर्स जहाज छम्ब जौरिया सेक्टर में पाकिस्तानी फौज पर लगातार हमले कर रहे थे। इनको टॉप कवर देने वाले नेट के पायलट्स ने हमारी फौज पर हमला करते हुए सैबर्स को देखा तो उनकी तरफ झपटे। सैबर्स ने बच निकलने की कोशिश की। फ्लाइट लेफ्टिनेंट पठानिया ने एक सैबर को अखनूर ब्रिज की तरफ जाते देखा तो उसके पीछे लग गए। लो लेवल डॉग फाइट में पठानिया ने बड़ी होशियारी से उस सैबर को मार गिराया। ये नेट्स का दूसरा शिकार था। पठानिया को इसके लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया। सैबर के पायलट्स फुर्तीले नेट्स से घबराने लगे थे और उनके साथ भिड़ना नहीं चाहते थे। नेट्स के टॉप कवर देने की वजह से दुश्मनों की फौज पर ग्राउंड अटैक्स बहुत कामयाब और घातक होने लगे थे। किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि भारतीय वायुसेना का एक कैनबरा जहाज अक्सर अकेला दिन दहाड़े बहुत नीची उड़ान में पाकिस्तान के अंदर दूर तक जाकर उनके महत्वपूर्ण फौजी गतिविधियों और ठिकानों की फोटो रेकी करके लाता था। ये खतरनाक काम एक साहसी और कुशल पायलट स्क्वाड्रन लीडर जेएम नाथ कई सालों से कर रहे थे। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान नाथ को ऐसी ही जोखिम भरी फोटो रेकी के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। 5 सितंबर के रोज उन्हें इचोगिल कैनाल की फोटो रेकी के लिए भेजा गया, जो कि पाकिस्तान ने लाहौर सेक्टर के बॉर्डर के साथ साथ बनाई थी ताकि जंग के दौरान इसे पानी से फ्लड कर दिया जाए और भारतीय फौज तथा आर्मर उसे पार न कर सके। स्क्वाड्रन लीडर नाथ ने यह काम बड़ी सावधानी और होशियारी से पूरा किया। छम्ब जौरिया सेक्टर में पाकिस्तानी फौज का दबाव कम करने के लिए और उनके बेसबब हमले का जवाब देते हुए भारतीय सेना ने 6 सितंबर की सुबह ऑपरेशन रिडल के तहत लाहौर कसूर सेक्टर पर फ्रंट खोला। पाकिस्तानी फौज दृढ़ता से मुकाबला करने की कोशिश कर रही थी। आदमपुर और हलवारा से उड़ान भरकर मिस्टियर्स और हंटर जहाज दुश्मन के फौजी ठिकानों, गोला बारूद के भंडारों, टैंक्स और व्हीकल्स पर बमबारी करते हुए उन्हें तबाह कर रहे थे। विंग कमांडर ओमी तनेजा के नेतृत्व में मिस्टियर्स ने पेट्रोल टैंकर ले जा रही एक मालगाड़ी को तबाह कर दिया। नंबर 8 स्क्वाड्रन के चोपड़ा, विनोद पटनी और जिमी भाटिया के मिस्टियर्स ने हमला करते हुए पाकिस्तानी फौज के 4 टैंक, हैवी आर्टिलरी, तोपों और कई बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाया। पाकिस्तान में सुबह प्रेसिडेंट अयूब खान की सदारत में हुई ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की मीटिंग में भारत के खिलाफ जंग का ऐलान करते हुए यह फैसला लिया गया था कि 60 लड़ाकू तथा बॉम्बर जहाजों द्वारा एक ही वक्त पर बॉर्डर क्रॉस करते हुए भारत के पठानकोट, आदमपुर, हलवारा और जामनगर हवाई अड्डों तथा अमृतसर और फिरोजपुर रडार को प्री एम्प्टी हवाई हमले से अचंभित बमबारी करते हुए उन्हें तबाह कर दिया जाए, ताकि लड़ाई के दौरान भारतीय वायुसेना उन्हें इस्तेमाल न कर सके। हमले का वक्त दोपहर 3:30 मुकर्रर किया गया।
लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से ना तो इकट्ठे 60 जहाज मुहैया किए जा सके, ना ही एक ही समय पर बॉर्डर क्रॉस कर सके, जिसकी वजह से पठानकोट पर हमले के बाद ही सरप्राइज का एलिमेंट खत्म हो गया और हमारे एयर बेसिस पर कॉम्बैट एयर पेट्रोल शुरू हो गए। 5:40 पर 2 स्टार फाइटर्स के कवर में 8 सेबर्स ने पठानकोट पर घातक हमला किया। पठानकोट को इसकी भनक तक ना थी। 7-8 मिनट के दौरान इन 8 सेबर्स ने 9 के करीब खड़े जहाजों को काफी नुकसान पहुंचाया। उसी शाम को 3 सैबर आदमपुर पर रेड के लिए जा रहे थे कि वहां एयर पेट्रोल कर रहे हंटर्स ने उन्हें देख लिया और उन पर झपटे। सैबर्स अपने ड्रॉप टैंक्स गिराते हुए वापस निकल गए। एक दूसरे हमले में 4 सैबर्स ने हलवारा के लिए 6:10 पर उड़ान भरी। इन सैबर्स का नेतृत्व सरफराज रफीकी कर रहे थे, जिन्होंने 1 सितंबर को 2 वैम्पायर मार गिराए थे और खूब शोहरत कमाई थी। जैसे ही रफीकी ने हलवारा पहुंचकर अटैक के लिए पुल अप किया, सामने पिंगाले और गांधी के हंटर लैंड करने के लिए आ रहे थे। रफीकी ने एडवांटेजियस पोजीशन से फ्लाइट लेफ्टिनेंट पिंगाले के जहाज को हिट किया तो पिंगाले इजेक्ट कर गए। गांधी ने तेजी से जहाज मोड़कर एक सैबर को निशाना बनाया और वो सैबर धुआं उगलता हुआ वापस निकल गया। इतने में रफीकी ने गांधी के हंटर पर गोलियां दाग दी और उन्हें भी इजेक्ट करना पड़ा। 27 स्क्वाड्रन के एस पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट डीएन राठौर और नौजवान तथा साहसी फ्लाइंग ऑफिसर नेब उस समय दूसरी तरफ एयर पेट्रोल कर रहे थे। हलवारा पर फ्लैश और धुआं देखकर वे दोनों तेजी से वहां पहुंचे और राठौर ने होशियारी से रफीकी के सैबर के पीछे आते हुए उस पर गोलियों की बौछार की। रफीकी बचने की सख्त कोशिश कर रहा था, लेकिन तजुर्बेकार राठौर ने उसे घेरते हुए नजदीक जाकर फिर गोलियां बरसाईं और पाकिस्तानी एयरफोर्स का एस पायलट जहाज के साथ क्षतिग्रस्त हो गया। नेब, जिनकी ये पहली डॉग फाइट थी, दूसरे सैबर के पीछे लगकर अब उस पर गोलियां दाग रहे थे और फिर जोश में 100 गज की दूरी पर पहुंचकर गोलियों की बौछार की, जिससे सैबर एक्सप्लोड कर गया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट राठौर मेरा जो लीडर थे, वो दाहिने हाथ में थे। जब मैंने उनको देखा उनकी गन फायर कर रही है तो मैंने सामने अपने देखा तो एक जहाज सामने था मेरे, और मैंने भी उसके ऊपर फायर शुरू किया। सडनली देखा कि उसकी जो बाईं वाली विंग थी वो टूटी और उसने एकदम शार्प लेफ्ट टर्न लिया। इस टाइम में पूरा जहाज एक्सप्लोड किया और एक बहुत बड़ा टुकड़ा उसका जो मून शेप था वो मेरी तरफ आने लगा। मैं इस टाइम मुश्किल से 25 से 50 गज रहाऊंगा और अपने को वहाँ से राइट टर्न करके निकाला। In that attack they lost 2 heroes. As Sarfaraz Rafiqi, nobody would believe that anybody can shoot him. And that is how Pakistani Air Force was terribly demoralized. कि एक ही दिन में हमारे 2 हीरो थे जो वो मारे गए। इस दिन के बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स के किसी भी लड़ाकू जहाज ने पठानकोट, आदमपुर और हलवारा पर दिन में हमला करने की कोशिश नहीं की। उसी रात पाकिस्तानी एयरफोर्स के 2 B-57 बॉम्बर्स अमृतसर पर और 2 जामनगर पर हमला करने के लिए गए। दोनों जगह पर एक-एक जहाज एक-एक फायर से गिरा दिए गए और दूसरे अपने बम इधर-उधर गिराकर वापस लौट गए। 6 सितंबर की रात को पाकिस्तानी एयरफोर्स का आखिरी प्रयास था पठानकोट, आदमपुर, हलवारा हवाई अड्डों के बाहर पैराशूट के जरिए 60 प्रशिक्षित कमांडोज उतारना, जिनके पास एक्सप्लोसिव्स, ऑटोमेटिक वेपन्स, ग्रेनेड्स और वायरलेस सेट वगैरह थे। मिशन था हवाई अड्डों में घुसकर सबोटाज करना। उन 180 में से 22 के करीब मुठभेड़ में मारे गए, 136 गिरफ्तार कर लिए गए और बाकी बचते बचाते सरहद तक पहुंच गए। रात को जब एयर मार्शल अर्जन सिंह ने रक्षा मंत्री को पठानकोट में होने वाले नुकसान के बारे में बताया तो उन्होंने कहा, बीते हुए कल को भूल जाइए और आने वाले कल के बारे में सोचिए और दुश्मन को करारा जवाब दीजिए। See, Chavan was a man of few words. He just think like, go ahead, up to you. 6 सितंबर की रात तक भारत एक सीमित लड़ाई लड़ रहा था और कभी किसी पाकिस्तानी हवाई अड्डे पर हमला नहीं किया था, लेकिन अब जवाब देने का वक्त आ गया था। भारतीय वायुसेना को पाकिस्तान के सरगोदा हवाई अड्डे की अहमियत और टैक्टिकल इंपॉर्टेंस मालूम थी। इसलिए सरगोदा और उसके इर्द गिर्द 4 सैटेलाइट हवाई अड्डों पर भारी बमबारी का प्लान बनाया गया।
सुबह 5:30 पर नंबर 1 स्क्वाड्रन मिस्टियर्स विंग कमांडर तनेजा के नेतृत्व में 2 फॉर्मेशंस में 150 किलोमीटर का फासला बहुत नीची उड़ान में तय करके सरगोधा पहुंचे और पुलअप करके अपने बम और रॉकेट उनके हैंगर्स और वाइटल इंस्टॉलेशन पर दागने के बाद रनवे पर खड़े सैबर्स और एक स्टार फाइटर को निशाना बनाया। इतने में गश्त करने वाले पाकिस्तानी जहाज वहां पहुंच गए। जब मिस्टियर्स वहां से निकलने के लिए नीचे डाइव कर रहे थे तो एक स्टार फाइटर ने सबसे पीछे वाले मिस्टियर, जिसके पायलट स्क्वाड्रन लीडर दिवाया थे, उस पर साइड वाइंडर मिसाइल फायर की, मगर दिवाया ने फुर्ती से जहाज मोड़ते हुए खुद को बचा लिया। सुपरसोनिक स्टार फाइटर तेजी से मिस्टियर्स के नजदीक पहुंचा और उसके पायलट अमजद हुसैन ने अपनी 6 बैरल वाली वुल्कन गन के फायर से दिवाया के जहाज को हिट किया और खुद वापस लौटने के लिए मुड़ने लगा। दिवाया जान चुके थे कि अब वो वापस नहीं पहुंच सकते, लिहाजा उन्होंने स्टार फाइटर से लड़ने के लिए अपने मिस्टियर पर काबू रखते हुए उसे मोड़ा और मिस्टियर की पावरफुल गन से गोलियों की बौछार कर दी, जिससे स्टार फाइटर लड़खड़ाने लगा। बौखलाकर अमजद हुसैन ने इजेक्ट कर दिया। दिवाया का जहाज बेकाबू होते हुए उनके साथ ही क्रैश कर गया। दिवाया की दिलेरी और जांबाजी शायद किसी को पता न चलती, लेकिन 1971 की लड़ाई में अमजद हुसैन का स्टार फाइटर अमृतसर के ऊपर डॉग फाइट में मार गिराया गया और अमजद हुसैन बेल आउट कर गया और बंदी बना लिया गया। तब उसने 7 सितंबर 1965 की इस डॉग फाइट के बारे में बताया। 1979 में जब ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इन 1965 वॉर छपी तो उसमें अमजद हुसैन की इस डॉग फाइट के बारे में भी लिखा गया और स्क्वाड्रन लीडर दिवाया को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।